नेक्स्ट कंसेप्ट पर आ रहे हैं जिसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या मैं जान सकता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस? कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है? कंप्लीट करना, एग्जीक्यूट करना, उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत अगर अपन बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे दो चीजें होंगी। एक है वो इंसान जो परफॉर्मेंस करता है और एक वो इंसान जो परफॉर्मेंस की डिमांड करता है। परफॉर्मेंस की डिमांड हमेशा कौन करेगा बेटा? तो वो करेगा प्रोमिसी। और परफॉर्म कौन करेगा? वो करेगा प्रोमिसर। अगर प्रोमिसर है तो भाई प्रोमिसर परफॉर्म करेगा, अगर प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो फिर करेगा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। या फिर प्रोमिसर का एजेंट भी चाहे तो प्रोमिसर के बदले क्या कर सकता है? उसे परफॉर्म कर सकता है। लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट के केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते, जैसे शादी वादी के कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर अपन बात करें दोस्तों जॉइंट प्रोमिसर, जॉइंट प्रोमिसर मतलब मान लीजिए अगर ABCD इन सब ने मिल करके जॉइंटली प्रॉमिस किया है, जैसे नाटक क्लासेस में मैंने, मेगा मैम, प्रतीक सर, दिशा मैम, हम सब ने मिल करके प्रॉमिस किया आपका कोर्स कंप्लीट कराने के लिए, तो भैया हम सब कौन है? जॉइंट प्रॉमिसर। तो अगर हम सब जॉइंट प्रॉमिसर तो हम सबको प्रॉमिस क्या करनी पड़ेगी? जॉइंटली परफॉर्म करनी पड़ेगी। अच्छा, कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना नहीं चाहते, तो हम क्या करते हैं? हम आपके साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को किसी और पर्टिकुलर पर्सन को क्या कर देते हैं? असाइन कर देते हैं। तो ऐसे केस में अगर मैंने किसी थर्ड पार्टी को दे दिया ये अधिकार कि भैया वो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगी? परफॉर्म करेगी, तो आपका और थर्ड पार्टी का पहले क्या कराया जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। और फिर वो थर्ड पार्टी जो है वो आपके लिए परफॉर्म करेगी। मतलब अब मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, कौन परफॉर्म करेगी? थर्ड पार्टी। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो भाई परफॉर्म कौन कौन करेगा बताइए? प्रोमिसर। दूसरा कौन कर सकता है? लीगल हायर। तीसरा कौन कर सकता है? एजेंट। लेकिन लीगल हायर और एजेंट कौन सा नहीं कर सकते? पर्सनल नेचर का नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट आते हैं डिमांड। डिमांड अपन किससे करेंगे बेटा? तो डिमांड अपन करेंगे किससे? प्रोमिसी से। या प्रोमिसी की डेथ हो गई तो किससे करोगे? लीगल हायर से। या फिर किससे करोगे? एजेंट से। लेकिन अगेन इसमें भी वही पॉइंट है कि भैया आप पर्सनल नेचर का अगर बात है तो आप क्या नहीं कर सकते? डिमांड नहीं कर सकते। फिर जॉइंट प्रोमिसी से भी कर सकते हो। इट्स जस्ट लाइक आप सभी लोग जॉइंट प्रोमिसी है। मैंने आप लोगों से क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आप लोग का कोर्स कराऊंगा, तो मैं अकेला और आप इतने सभी लोग, तो आप सभी लोग एक साथ मिलकर कर सकते हो? डिमांड कर सकते हो। इसके अलावा थर्ड पार्टी भी कई बार क्या कर सकती है? डिमांड कर सकती है। ये थर्ड पार्टी डिमांड कब करेगी? तो इसमें कंसेप्ट अपना लगेगा वही जो चैप्टर नंबर 5 में अपन ने पढ़ा था कि दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी तीसरे के लिए, और वही तीसरा जो क्या करेगा? केस करेगा। तो यहां पर आ जाता है वही थर्ड पार्टी वाला पॉइंट, ठीक है, जिसके अंतर्गत अपन क्या कर सकते हैं? डिमांड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं दोस्तों, तो परफॉर्मेंस जो होता है उसके अंतर्गत दो प्रकार के परफॉर्मेंस होते हैं। एक परफॉर्मेंस को अपन बोलते हैं दोस्तों कौन सा परफॉर्मेंस? दैट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस। और एक परफॉर्मेंस को अपन क्या बोलते हैं? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। व्हाट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस? एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब है कि प्रोमिसर ने ऑफर किया कि वो परफॉर्म करना चाहता है और प्रोमिसी ने भी उस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई मैं अभी परफॉर्म करने के लिए तैयार हूं। मतलब भाई प्रोमिसर बोल रहा है मैं परफॉर्म करना चाहता हूं, प्रोमिसी बोल रहा है हाँ भाई आजा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? एक्चुअल परफॉर्मेंस। कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई प्रोमिसर बोलता है कि भाई मैं परफॉर्म करने के लिए तैयार हूं और प्रोमिसी बोलता है नहीं नहीं भैया अभी मैं तैयार नहीं हूं। इसे अपन क्या बोलते हैं? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होता है उसको अपन बोलते हैं टेंडर। क्या बोलते हैं बेटा? टेंडर। और जब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होता है इट्स जस्ट लाइक कि मैंने आपको क्या किया? मैंने आपको ऑफर किया कि भाई मैं कोचिंग पढ़ाने के लिए तैयार हूं। आपने नाटक क्लासेस में एडमिशन लिया है, आप हैं 12th क्लास के बच्चे, मार्च महीने में आपका पेपर था, आपके मन में आया सीए करना है, आपने कोचिंग ढूंढी, आपको नाटक क्लासेस अच्छी समझ में आई, आप मेरे पास आए, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि सर हम आपके यहाँ सीए फाउंडेशन पढ़ेंगे। अब आपने बोला सर बैच कब से चालू होंगे? मैंने कहा भाई बैच देखो अप्रैल मंथ से चालू होगा। तो आपने बोला सर डेट? मैंने कहा डेट मैं आपको बता दूंगा, 5-6 तारीख के आसपास चालू करेंगे। आपने बोला ठीक है सर। अब हुआ ये कि अप्रैल 5 आ गई, मैंने आपको 2 तारीख को ही फोन कर दिया, मैंने कहा साहब हम लोग 5 तारीख से बैच चालू कर रहे हैं, आप आ जाइएगा। अब मैंने आपको क्या कर दिया? ऑफर। क्या दे दिया? ऑफर। ये ऑफर कॉन्ट्रैक्ट बनाने का नहीं है, ये ऑफर क्या है? परफॉर्म करने का। समझ में आ रहा है? ये ऑफर कॉन्ट्रैक्ट बनाने का नहीं है, क्या क्या है? परफॉर्म करने का। तो मैंने आपको ऑफर दे दिया कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए तैयार हूं। आपने बोला ठीक है सर आ जाएंगे, लेकिन आप आए नहीं। किसकी गलती है? आपकी गलती है। आप आए 4 महीने के बाद, जिस दिन मैं आखिरी चंद लेक्चरों में बचा था, आप आके बैठ गया, बोले सर पूरा पढ़ाओ वापस से।
क्या मैं पढ़ाऊंगा? यस और नो? नो सर, इसका मतलब है मैं नहीं पढ़ाने वाला। अच्छा, मैंने बोला बेटा आप टाइम पे क्यों नहीं आए? आपने बोला सर आपने एक ही बार फोन किया था, मम्मी ने बोला है कि जब तक 4-5 बार कोई बुलाए ना तब तक उनके पास नहीं जाना। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको उम्मीद थी कि मैं आपको बार बार क्या करूंगा? ऑफर करूंगा, बुलाऊंगा। तो क्या मैं बार बार ऑफर करके बुलाऊंगा क्या? द आंसर इज नो। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मैं बार बार आपको ऑफर करने वाला नहीं हूं। दूसरी चीज भाई, आप जो है मेरे ऊपर ये केस नहीं कर सकते कि सर आपने मुझे पढ़ाया ही नहीं। आपने नहीं पढ़ा, मैं तो पढ़ा ही रहा था। अच्छा, अब आ ही गए हो तो भाई आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी थी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में डिमांड कर रहा हूं, क्या देना पड़ेगा? अब आप बोल रहे हो नहीं सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। लेकिन भाई मेरे केस में कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था, मैं तो पढ़ा ही रहा था, तुम नहीं आए तुम्हारी गलती, तो मेरे को सेकंड इंस्टॉलमेंट का राइट है। मतलब मेरा जो राइट है ना, प्रोमिसर का राइट, वो इंटैक्ट है। प्रोमिसर अपने राइट के लिए कर सकता है। तो यहाँ पर क्या केस है भाई, अगर गुड्स और सर्विसेज की बात है तो प्रोमिसर डज नॉट ऑफर अगेन, प्रोमिसर बार बार ऑफर नहीं करेगा। प्रोमिसर राइट कैन बी एक्सरसाइज, प्रोमिटर का राइट क्या था? फीस लेने का, वो एक्सरसाइज हो सकता है। एंड प्रोमिसर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। क्या ये बात समझ में? पक्का? तो इन सिंगल वर्ड अगर मैं बात करूं, तो अब आपकी जो फीस मुझे मिली है वो तो एक तरीके से बिना मेहनत की मिल गई। यस और नो? अब आप बोल रहे हो नहीं सर पढ़ाना ही पड़ेगा, तो मैं पढ़ाने वाला हूं नहीं, मैं क्या हो जाता हूं? डिस्चार्ज। क्या हो जाता हूं बेटा? डिस्चार्ज। ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट होता है जैसे अपन बोलते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस में, दैट इज हमारा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में टेंडर, टेंडर ऑफ मनी। टेंडर ऑफ मनी का मतलब क्या है कि भाई मैंने आपको कुछ उधार दिया था, और फॉर एग्जाम्पल आज ड्यू डेट आ गई है, आपने मुझसे बोला सर वो आपने पैसा दिया था ना, मैं आपको वापस करने को तैयार हूं। मैंने कहा अरे क्या तकलीफ है, आपके पास पैसा रहे या मेरे पास पैसा रहे, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, आप अभी रखे रहो। मैंने आपको 6 महीने तक पैसा यूज करने और दे दिया, आपका मन नहीं था, मैंने बोला अरे रखो यार कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 महीने बाद मैंने आपसे पैसा मंगाया, तो वो जो एक्स्ट्रा 6 महीने मैंने आपको पैसा दिया था, मैंने उसका ब्याज मांग लिया। मांग सकता हूं ना? क्यों नहीं मांग सकता भाई? क्योंकि आपने मुझे बोला था सर हम तो लौटाने को बैठे हैं, मैं आपने नहीं लिया, ये आपकी गलती। मतलब क्या हो गया? इंटरेस्ट जो है वो क्या नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी चार्ज आफ्टर द वैलिड टेंडर। ये मतलब एक वैलिड टेंडर हो गया, मतलब वैलिड एक ऑफर आ गया कि साहब मैं परफॉर्म करने के लिए तैयार हूं, और मैंने अगर मना कर दिया तो उसके बाद अगर मैं इंटरेस्ट चार्ज करना चाहता हूं तो मैं इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता। समझ में? सर यहाँ पे एक वर्ड दिया वैलिड टेंडर। सर ये वैलिड टेंडर का मतलब क्या होता है? तो वैलिड टेंडर का बेसिक मतलब होता है कि वो अनकंडीशनल है। कैसे है बताइए? अनकंडीशनल होना चाहिए। मतलब भाई टेंडर में कोई भी प्रकार का क्या नहीं होगा भाई, नया कोई पॉइंट नहीं होगा। एग्जाम्पल के नाम पर मैंने फॉर एग्जाम्पल क्या किया कि भाई मैंने फॉर एग्जाम्पल मिस वेदिका के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें वेदिका ने मुझे बोला कि साहब आप मुझे मार्कर्स बना के दो, मैं इन्हें 1000 मार्कर्स बना करके दूंगा। अब 1000 मार्कर बनाने की बात हुई, इनकी एक बहुत बड़ी स्टेशनरी की शॉप है, ये मेरे पास आई, इन्होंने बोला साहब 1000 मार्कर का आपने बोला था आज दे दीजिए। अब ऐसे केस में मैंने बोला कि वेदिका देखो मैं आपको मार्कर सिर्फ तभी दूंगा जब आप ये कसम खाओगे कि आप मेरे मार्कर के अलावा और कोई मार्कर नहीं बेचोगे। क्या मैंने ये नई कंडीशन लगा दी? यस। अच्छा, मैं ऑफर देने, मैं तो तैयार हूँ मार्कर देने को, ये लेने को तैयार है या नहीं है? नहीं है। तो मैंने बोला साहब अब आपकी गलती, मैं तो हो गया डिस्चार्ज, मैं आपको क्या नहीं दूंगा, अब मार्कर नहीं दूंगा। क्या ये बोलना मेरा सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? गलत है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए। चलिए भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट है भाई क्या? दैट इज प्रॉपर पर्सन। आपको अगर क्या करना होगा, टेंडर भी करना होगा, तो किसको करोगे? प्रॉपर पर्सन को। अब वेदिका का अगर मान लीजिए मार्कर है, और मैं अगर फॉर एग्जांपल आयुषी को फोन करके बोलता हूँ कि वेदिका के मार्कर ले जा लो, क्या वो ले जाने वाली है? नो सर। अगर वो मना कर देंगी और मैं बोलूंगा कि भैया ठीक है मैं डिस्चार्ज हो गया, क्या मैं ऐसे में अपने आप को डिस्चार्ज मान सकता हूँ? नो सर। तो भाई बोला गया है कि भाई एक वैलिड टेंडर के लिए एक अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रॉपर पर्सन के साथ होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर क्वांटिटी, राइट टू इंस्पेक्ट, एग्जैक्ट अमाउंट एंड लीगल टेंडर। जब ये सारे पॉइंट्स एक साथ पूरे होंगे तो ही वहां पर जो टेंडर है वो टेंडर कैसा माना जाएगा? वैलिड। और अगर टेंडर वैलिड होगा तो ही प्रोमिसर क्या माना जाएगा? डिस्चार्ज्ड। क्या ये बात समझ में आए? अदरवाइज प्रोमिसर डिस्चार्ज नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? तो इसमें सारे पॉइंट पूरे होने चाहिए कि कोई भी एक? सारे पॉइंट पूरे होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आया दोस्तों? पक्का? अच्छे तरीके से। चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट जो है दोस्तों वो है दैट इज रिगार्डिंग दी व्हाट, दैट इज रिगार्डिंग दी
डिसोल्यूशन, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ व्हाट दोस्तों, डिवोल्यूशन, सॉरी, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स एंड जॉइंट लायबिलिटी। सर ये डिवोल्यूशन क्या होता है, ध्यान से समझेंगे दोस्तों। डिवोल्यूशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना। डिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, बोलो, ट्रांसफर करना। अब मान लीजिए भाई कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम बेसिकली ट्रांसफर कर देते हैं अपने राइट्स एंड लायबिलिटीज को। सर कैसे? एग्जाम्पल के नाम पर मान लीजिए भाई मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई ने, मिस्टर ए ने, मिस्टर एस ने एक साथ गए एच के पास और क्या लिया, लोन लिया। कितने का लोन लिया, 9 लाख रुपीस का। अब अगर वाई ने, ए ने, एस ने मिल करके लोन लिया है एच से, कितने का, 9 लाख रुपए का। अब ये जो एच है, ये एच वाई ए एस क्या तीनों को लाइबल कर सकता है? यस सर, क्योंकि ये तीनों है जॉइंट प्रोमिसर। तो भाई ये क्या कर सकता है, तीनों को लाइबल कर सकता है। अगर ये चाहे तो क्या सिर्फ वाई अकेले को भी लाइबल कर सकता है? तो आंसर इज यस। मतलब ये 9 लाख तीनों से मांग सकता है, तीन 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 करके। या अकेला वाई पकड़ में आ गया ना, तो वाई अकेले से भी क्या कर सकता है, मांग सकता है कि भैया पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। तो अब अगर वाई अकेले को पूरा 9 लाख देना पड़ गया, तो वाई ने कितना, 3 लाख किसका दिया, ए का, और 3 लाख किसका दिया, एस का। तो ये 3 लाख ए और 3 लाख एस किसको देंगे बताइए, वाई को देंगे। मान के चलते कि भाई मिस्टर ए जो है वो नहीं मिल रहे हैं, तो भाई एच ने वाई से पैसा लिया, एस से पैसा लिया, अब ए मिल नहीं रहा था, तो उसने वाई को फिर पकड़ा और वाई से ए का भी कितना ले लिया बताइए, 3 लाख। अब ए तो मिल ही नहीं रहा है, तो ये 3 लाख अकेला बेचारा किसको देना पड़ा, वाई को। लेकिन वाई अकेला देगा क्या इसको, नहीं, इसमें किसका भी सहयोग लगेगा, एस का। तो भैया वो 3 लाख रुपए में 1.5 लाख कौन देगा, एस, और फिर वो बचा हुआ 1.5 लाख किसका हो जाएगा, वाई। क्या ये बात समझ में? यही तो हुआ, हमारी जो जॉइंट लाइबिलिटीज हैं वो क्या हो रही है बताइए, ट्रांसफर हो रही है। तो वही चीज यहाँ पर पे भी लिखी हुई है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, बोला जा रहा है कि भाई अगर जॉइंटली एंड सेवरली क्या होते हैं, लाइबल होते हैं। क्या बोल दिया गया कि भैया जॉइंटली एंड सेवरली क्या होते हैं, लाइबल हो जाते हैं। एग्जाम्पल के नाम पर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, व्हेन 2 or more पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो प्रोमिसी में इन द एक्सप्रेस एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट किसी एक को या सभी को क्या कर सकता है, प्रॉमिस के लिए, अमाउंट के लिए केस कर सकता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या बोल दी गई है कि भैया जो भी ज्वाइंट प्रोमिसर है उसके पास है राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन। मतलब क्या, अगर एक ही इंसान ने पूरा का पूरा क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो वो उस अकेले इंसान के ऊपर पूरी लाइबिलिटी नहीं आएगी। लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी, सभी के ऊपर आएगी। और सभी मतलब अगर एक ने पे किया तो बचे हुए जो लोग हैं वो लोग उस पर इक्वली क्या होंगे बताइए, लाइबल होंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग, कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई जॉइंट प्रोमिसर्स में एक जॉइंट प्रोमिसर को माफ कर दिया जाए। मतलब हुआ ये कि YAS में Y गया H के पास और बोला साहब मुझसे पैसा मत मांगना। H बोला भैया क्यों नहीं मांगना, मैं तो मांगूंगा ही। वो बोल रहा है साहब देखो आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आप तो चाहो तो A से भी पूरा पैसा मांग सकते हो और S से भी पूरा पैसा मांग सकते हो, तो भाई मेरे से मत मांगना, इन दोनों से मिला करके आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो एच ने बोला ठीक है भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला ठीक है मैं ए और एस से पैसा ले लूंगा। अब ए और एस से अगर पैसा वसूल करेगा एच तो उसका तो वसूल हो जाएगा। अब सवाल है कि वाई जो है वो क्या ए और एस के प्रति लाइबल होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि उसने बोला एच को माफ करने के लिए भैया, लेकिन इंटरनली इनकी जो लाइबिलिटी है वो माफ होने वाली नहीं है। दूसरी चीज अगर अपन बात करें दोस्तों यहां पर कि भाई अगर वाई है, ए है, एस है, अगर Y को H ने माफ कर दिया, क्या इसका मतलब ये A और S भी माफ हो गए? यस और नो? नो सर। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? पक्का अच्छे से। और यही चीज यहां पर पॉइंट पे लिखी है, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। कोई भी डाउट? चल फिर है भाई मीनिंग ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स पे क्या बोल दिया गया है कि भाई यहां पर अगर मान लीजिए A है, B है और C है, इन तीनों के जॉइंट राइट्स हैं, तो इसके अंतर्गत क्या बोल दिया गया, तीनों ही के पास अधिकार है डिमांड करने का। एक की डेथ हो गई तो फिर कौन डिमांड करेगा, बी और सी। अगर मान लीजिए ए बी सी तीनों की डेथ हो गई तो फिर कौन करेगा, ए बी सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यही बात समझ में? पक्का? चलो नेक्स्ट कंसेप्ट दिया हुआ है दोस्तों, दैट इज रिगार्डिंग व्हाट दोस्तों, दैट इज रिगार्डिंग दी रूल्स रिगार्डिंग टाइम एंड प्लेस। अब रूल रिगार्डिंग टाइम एंड प्लेस पे क्या बोल रहा है, ध्यान से समझेंगे भाई। टाइम जो होता है कई बार कॉन्ट्रैक्ट में गिवन होता है, कई बार कॉन्ट्रैक्ट में गिवन नहीं होता। अगर टाइम जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर कौन सा टाइम होगा बेटा,
रीजनेबल टाइम। और अगर टाइम जो है वो स्पेसिफाइड है बट आवर स्पेसिफाइड नहीं है, टाइम तो स्पेसिफाइड है बट क्या स्पेसिफाइड नहीं है, आवर स्पेसिफाइड नहीं है, तो फिर क्या बोलोगे, ऑन दैट पर्टिकुलर डेट ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स। प्लेस के केस में बोला गया अगर प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर ऐसे केस में कोई रीजनेबल प्लेस नहीं होता बेटा। ऐसे केस के अंतर्गत आपको पूछना ही पड़ेगा कि भैया कहाँ आना है, तो आप किसको अप्लाई करोगे, प्रोमिसर को, और बोलोगे कि भैया आप मुझे क्या करो, कोई प्लेस अपॉइंट करो। लेकिन अब वो फोन ही नहीं उठा रहा है, तो अब आप क्या करोगे, तो अब आप उसके बिजनेस प्लेस में जाओगे। कौन से प्लेस में जाओगे, बिजनेस प्लेस में। अगर मान लीजिए प्लेस को स्पेसिफाई कर दिया गया तो क्या होगा, इट मस्ट बी परफॉर्म इन द प्लेस विच इज स्पेसिफाइड देयरइन। बोलो कोई भी डाउट, पक्का, अच्छे से चलिए। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे बीच में, टाइम एज एन एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, बोलेंगे यस, ऑब्वियस सी बात है भाई। तो समय प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी कॉन्ट्रैक्ट। अब पूछा जा रहा है कि समय बहुत बलवान है, द आंसर इज यस, बल्कि इन केसेस के अंतर्गत तो समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहले ये कि पार्टी ने एक्सप्रेसली अग्री कर लिया था कि समय इंपॉर्टेंट है। भाई मैंने बोल दिया था कि समय, इसी समय तक मेरा काम हो जाना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली भैया समय बहुत बलवान है। या दूसरा केस जहां पर अगर मैंने समय पे काम को नहीं किया तो एक पार्टी को क्या हो सकती है, इंजुरी। या फिर अगर समय पर काम नहीं हुआ तो पार्टी को मज्जा नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, मज्जा नहीं आएगा। लाइक हैप्पी वाला बर्थडे, केक आया ही नहीं आपका हैप्पी बर्थडे के दिन, दूसरे दिन मंगाया, बड़ा केक मंगाया, तुमको काटने में मजा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। उस दिन की एक्साइटमेंट अलग ही रहती है। अगर मान लीजिए भाई, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए भाई, समय जो है, अगर मान लीजिए मैंने आपका कोर्स जो है वो टाइमली कंप्लीट नहीं कराया तो क्या एक पार्टी को हानि हो सकती है, यस सर, ऑब्वियस सी बात है, वहां पे भी समय क्या है, इंपॉर्टेंट है। या फिर जहां पे अपन ने एग्रीमेंट कर लिया वहां पे समय इंपॉर्टेंट। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि आपने समय पर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया। तो यहां पर केस ये देखना पड़ेगा कि जब आप समय पे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर रहे हैं तो ये देखो कि भाई क्या समय इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर समय इंपॉर्टेंट है और आप समय पे काम को कंप्लीट नहीं करते हैं तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइडेबल। मैं उसे वैलिड भी कर सकता हूं, मैं उसे वॉइड भी कर सकता हूं। समझो ना, सिंपल कंसेप्ट है। समय पर काम होना था, अब वो हुआ ही नहीं। मान लीजिए मेरा हैप्पी बर्थडे है, मैंने केक मंगाया है 7 बजे का, भाई 7 का 8 बज गया, 8 का 9 बज गया, 9 का 10 बज गया, पार्टी खत्म होने का समय हो गया, अभी तक के केक आया नहीं है। अब 10 बजे वो केक लेकर के आया, पार्टी पूरी खत्म हो गई है, मैं बस अकेला बैठा हूँ, हैप्पी बर्थडे अकेले गा रहा हूँ। अब वो लाया केक और बोला सर काट लो, क्या करूं बेटा उस चाकू से, उसी को कर दे बेटा, ऑब्वियस ही बात है। तो ऑब्वियस है भाई, मैंने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया वहां पे, वॉइड। मैंने कहा भाई लेकर के जाओ केक भी और चाकू भी। नहीं तो दूसरा केस ये भी हो सकता है कि भाई ठीक है भाई, अपनी पार्टी लेट चालू है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब लोग ही लेट आए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था भाई, पार्टी लेट चालू है, पूरा माहौल अभी भी है, तो अभी भी केक को क्या किया जा सकता है, कट किया जा सकता है। तो इसका मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी रख सकता हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी रख सकता हूं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, वॉइडेबल। लेकिन इसमें याद रखेंगे भाई, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया तो इस वजह से क्लेमिंग ऑफ डैमेजेस नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर रहा हूं। तो मेरे पास तो पूरा अधिकार है केक को वापस करने का, तो फिर काहे के लिए डैमेजेस चाहिए भैया आपको, आपका कोई नुकसान थोड़ी ना होगा, आपने तो केक को पूरा का पूरा क्या कर दिया, वापस कर दिया। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई जो समय है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हो जाता है कई बार हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है समय। अगर समय उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है नॉट वॉइडेबल। कैसा होगा, नॉट वॉइडेबल, क्योंकि यहाँ वॉइडेबल है तो यहाँ क्या होगा, नॉट वॉइडेबल। यहाँ क्लेमिंग ऑफ डैमेजेस नहीं कर पा रहे थे तो यहाँ पे क्या कर पाओगे, क्लेमिंग ऑफ डैमेजेस। क्या ये बात समझ में आ गई दोस्तों, पक्का, अच्छे से चल। इसके बाद अपन कंसेप्ट पर आ रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस, एक प्रॉमिस के बदले दूसरी प्रॉमिस दी जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब ये जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है बेटा, ये भी होती है अलग अलग 3 प्रकार की। पहला है म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट, दूसरी है म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, तीसरी है म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट। तो 3 प्रकार की होती है। एग्जाम्पल, एक हाथ ले एक हाथ दे, इसे बोलते हैं म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। जब आप जाते हो एक जनरल स्टोर में चिप्स का पैकेट खरीदते हो, 20 रुपए देते हो, चिप्स का पैकेट हाथ में आता है, ये क्या म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। नाटा क्लासेस में आए, आपने पहले फीस पे किया, बाद में क्लासेस का एक्सेस मिला, ये हो गया म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट। और अगर मान लीजिए भाई मैं आपको डेमो क्लासेस में बुलाता हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब आप एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे मुझे नहीं पता, मैं तो पढ़ाई देता हूं, इसे बोलते हैं म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट। अब इन्हीं केसेस के अलग अलग बातें हो जाती है। जैसे एग्जांपल अगर अपन बात करें दोस्तों किसकी, जब म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट की बात करते हैं, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट में जब हमें एक हाथ ले एक हाथ दे वाला सिस्टम होता है तो इसके अंतर्गत प्रॉमिसर हमेशा ये चेक कर लेता है कि क्या प्रॉमिसी तैयार है या नहीं है।
भाई आज अगर आप दुकान में जाते हो, चिप्स का पैकेट खरीदते हो, तो अगर आप एक छोटे बच्चे हो, इमेजिन करो 4-5 साल के, 8 साल के, 9 साल के, और आप एकदम महंगी चीज पे हाथ रख करके बोलते हो यही चीज मुझे चाहिए, क्या दुकानदार निकाल के दे देता है? आंसर इज नो। वो पहले आपसे पूछता है पैसे हैं, क्योंकि जो तुम मांग रहे हो इतना महंगा है, आपकी उम्र को देख के लगता नहीं कि अभी आपके पास उतने पैसे होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो पहले आपसे मांगता है। नेक्स्ट एग्जांपल अमेजन। अमेजन में जब कैश ऑन डिलीवरी पे गुड्स आता है तो एक्चुअली में पहले उसका फोन आता है कि साहब पैसे हैं या नहीं है, आप बोलते हो नहीं 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 है, अभी पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया, वो आपका गुड्स लेके ही नहीं आता है। तो इसका मतलब है ऐसे एक हाथ दे एक हाथ ले वाले सिस्टम में पहले प्रोमिसर ये कंफर्म कर लेता है क्या प्रॉमिस तैयार है या नहीं है। अगर प्रॉमिस तैयार होता है तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होता है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता। नेक्स्ट थिंग अगर अपन बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट केस हो जाता है जहां पर हमने क्या किया था, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट किया था, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट किया था। म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट में एक पार्टी पहले करती है फिर दूसरी पार्टी करती है, तो अब एक पार्टी कौन सी पहले करेगी ये आपको क्या करना पड़ेगा, अग्रीमेंट से डिसाइड करना होगा। भाई पहले फीस दोगे फिर पढ़ाएंगे, ये किसने डिसाइड किया, अग्रीमेंट से डिसाइड हो गया कि भाई पहले फीस पे करनी है फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया तो फिर क्या होगा, तो फिर बेटा इंडस्ट्री के अंदर कुछ टर्म्स चलते हैं, नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल बात है। जैसे मैंने अपने कभी एम्प्लॉय से ये बात ही नहीं की थी कि तुम्हें सैलरी कब देंगे, ये तो जनरली पता ही है, पहले काम करो बाद में सैलरी मिलती है, पहले सैलरी बाद में काम थोड़ी ना होता है। तो वो होता है कहां पर, वो होता है एडवोकेट के केस में, चार्टर्ड अकाउंटेंट के केस में, पहले आप पैसा रखते हो फिर एडवोकेट आपके केस को सुनता है, पहले आप पैसा रखते हो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका काम करना चालू करता है। तो भैया वहां की इंडस्ट्री अलग है, अपनी इंडस्ट्री अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है या तो अपन अग्रीमेंट से बातचीत कर ले, और अगर अग्रीमेंट से बातचीत नहीं हो पा रही है तो अपन क्या करेंगे, पहले पहले भाई वो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो देखा जाएगा, जो इंडस्ट्री में चल रहा है फिर उस हिसाब से काम होगा। क्या ये बात समझ में आई? पक्का होता है या इसे सीए के अंतर्गत, अब माइट भी देखो अलग अलग डिपेंड करता है, ऑडिट के फील्ड में नहीं होगा ऐसा। जब अपन ऑडिट करते हैं ना तो उसमें सीए को बाद में फीस मिलती है, लेकिन जब आप किसी इनकम टैक्स का केस लोगे उनका, ठीक है, जहां जहां ज्यादा डर है बेटा, डर का धंधा सबसे बेस्ट धंधा, समझ में, उसके लिए ऑडिट कराना डर का काम नहीं है, उसके लिए इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, अब उस मैटर को अपन को सुलझाना है। तो भैया केस है 2 करोड़ का, 4 करोड़ का, 6 करोड़ का, मान लो बड़ा केस है तो के 10%, तो 6 करोड़ का केस है 60 लाख रुपए फीस लगेगी, भाई तुम्हारा 6 करोड़ हम करवा देंगे। तो वो अपन को पता है कि लॉ से लॉ को कैसे, इसलिए एडवोकेट पहले रख, तुम केस जीतवा दिया उसका तो वो चौड़ा हो जाएगा, जा जो करते बनते कर ले, मेरे को तो मिल गया ना, आंसर तो आ गया कि मेरे 6 करोड़ वापस आ जाएंगे। अब अपन थोड़ी ना वापस से जाएंगे कि नहीं नहीं साहब रख लो, गवर्नमेंट को बोलेंगे कि रख लो इसका 6 करोड़, तो वो तो होगा नहीं। तो ऐसे केसेस में जहां पर बाद में वो दिक्कत में कर सकता है हमें, तो अपन पहले ले लेते हैं। ऑडिट में भी क्या होता है, साइन रहता है, साइन अगर आपने साइन करने से पहले आप फीस मांग लो कि भैया साइन मैं तभी करूंगा पहले फीस दे दे, पर ऐसे ही होता है, बाकी काम तो ट्रस्ट के बेसिस पे चलता ही रहता है कि चलो अभी साइन कर दिया आ जाएगी फीस, क्लाइंट इतना पुराना है ये सोच के। चलो अब आते हैं, अगर अपन बात करें दोस्तों किसमें, तो कई बार कैसा भी हो जाता है, कई बार अपन ऐसा भी कर देते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोल दिया था कि भाई एग्जांपल के नाम पर अपना बिल्डिंग का काम है, ठीक है, मेरा नाटा क्लासेस एक नया बिल्डिंग बन रहा है, मैं कॉन्ट्रैक्टर के पास गया, मैंने कहा साहब माल मैं दूंगा, सीमेंट ईट गिट्टी रेती सब मैं आपको दूंगा, आपका काम होगा बनवाना। अब मुझे बताओ वो रोज आ रहा है, वो जो अपने लेबर की टीम को लेकर के आकर के खड़ा हो जा रहा है, लेकिन मैंने उसको रॉ मटेरियल नहीं दिया, क्या वो बना पाएगा? नहीं। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर मैंने बोला था कोई काम मुझे पहले करना है तो वो मुझे पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कर पाएगा सेकंड वाला। अब मैंने अगर पहला काम नहीं किया और सेकंड वाला काम उसके कारण नहीं किया, तो क्या मैं सेकंड वाले के ऊपर केस कर सकता हूं? क्या मैं कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर केस कर सकता हूं फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? द आंसर इज नो। क्या ये बात समझ में आई? पक्का। चल, कई बार एक पर्टिकुलर पर्सन अपने ही काम को करने से प्रिवेंट करवा देता है। एग्जाम्पल मैंने बोला था 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, अभी बिल्डिंग पहुंची है 2nd फ्लोर पे, मैंने ही काम रुकवा दिया। सर आपने क्यों रुकवा दिया? मन नहीं कर रहा बिल्डिंग बनाने का, लग रहा है कि यार थोड़ी और बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए, लग रहा है कि यार ये लोकेशन गलत हो गई, लग रहा है कि अड़ोसी पड़ोसी ठीक नहीं है, तो एक काम करते हैं भाई यहाँ पे रोज का नाटक होगा, इस बिल्डिंग को यहीं रोकते हैं, कोई नेक्स्ट प्लॉट खरीदेंगे वहां बिल्डिंग बनाएंगे। तो अपन नहीं चलते हुए काम को क्या करा दिया, रुकवा दिया। अब कॉन्ट्रैक्टर को जब काम दिया था तब उसने पूरा सपना देख लिया था कि भाई 4 फ्लोर की बिल्डिंग बननी है, 40 लाख रुपए कमाएंगे। अब 2 फ्लोर की बिल्डिंग पे मैंने ला करके काम को क्या कर दिया, रोक दिया। अब ऐसे केस में अगर मैं रोकूंगा तो फिर क्या होगा, तो फिर यहां पर बोला जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल। कैसा हो जाएगा?
वॉइडेबल, या तो वो आपकी चीज को वैलिड कर देगा कि ठीक है साहब मना कर रहे हो कोई बात नहीं, मेरे पास काम की कमी नहीं है, बहुत काम है, मैं निकल जाता हूं, या तो फिर वो बोलेगा नहीं भैया आपके चक्कर में मैंने कितने काम छोड़ के बैठा हूं, कितने प्रोजेक्ट अभी अभी आए थे मैंने इसलिए छोड़ दिया कि भैया आपका काम पूरा नहीं हुआ, तो नहीं भैया मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे को तो भैया आप ही का काम करना है, अब तो मैं 2 फ्लोर और बनाऊंगा, फिर बाद में आप तोड़ते फोड़ते रहना, उसका मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तो पूरा कंप्लीट करूंगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा बताओ, वॉइडेबल। कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई एक प्रॉमिस जो होती है वो होती है भाई वैलिड, और एक प्रॉमिस उसी के बदले जो अल्टरनेटिव होती है वो क्या होती है, इनवैलिड। एग्जाम्पल के नाम पर भाई मैं अपना ये पर्टिकुलर रूम जो है वो किराए पे देना चाहता हूं। अब किराए पे देना चाहता हूं तो भाई आप मुझे देंगे रूम का रेंट देंगे, लेकिन इस रूम में आप आईपीएल का सट्टा खिलवाएंगे बेटा। अभी आईपीएल का सट्टा खिलवा करके जो आप रूम का रेंट मुझे दे रहे हैं ये वैलिड है कि वॉइड है, वैलिड है कि वॉइड है, वॉइड है। क्या ये बात समझ में आई? अब मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि भैया मैंने कहा ये रूम का क्या करोगे, तो बोले साहब मैं रूम को बेसिकली सोच रहा हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हम पढ़ाएंगे। मैंने कहा चलो भाई अच्छा काम करोगे, 21,000 रुपये शगुन का आपका क्या रहेगा, रेंट रहेगा। मैंने कहा पक्का कोचिंग का एक्सपीरियंस है, सब पढ़ा लोगे? बोले सर एक्सपीरियंस तो नहीं है। मैंने कहा फिर कैसा करोगे अगर कोचिंग नहीं चली तो? सर कोचिंग नहीं चली तो फिर सट्टा खिलवाएंगे। तो मैंने कहा फिर सट्टा खिलाने का 51,000 रुपये का रेंट है, तो अगर आप कोचिंग पढ़ाओगे तो 21,000 का रेंट है, सट्टा खिलवाओगे तो 51,000 का है। तो अब आपने सट्टा खिलवाना चालू कर दिया, मैंने आपके ऊपर केस कर दिया कि 51,000 रुपीज रेंट दो, और आपने रेंट नहीं दिया, क्या मैं केस कर सकता हूँ? नो सर, द एग्रीमेंट विल बी वॉइड। क्या ये बात समझ में आई आपको? पक्का? अच्छे से चल। नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं जिसका नाम है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ट्रांसफर करना। किसको बेटा? राइट्स एंड लाइबिलिटीज को। अब राइट्स एंड लाइबिलिटीज को आप ट्रांसफर करते हैं तो वो कैसे करते हैं? तो दो तरीके से होता है। पहला तरीका या तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, या तो दूसरा तरीका बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब लॉ की वजह से राइट्स एंड लाइबिलिटीज आगे जाकर के ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहां पर अगर देखा जाए तो दो केसेस होते हैं। पहला केस है किसका? डेथ, और दूसरा है इंसॉल्वेंसी। डेथ में जैसे ही पापा की डेथ हुई सारी प्रॉपर्टी सारी लाइबिलिटी बच्चे के नाम चली आती है। जैसे ही अगर मान लीजिए पापा इंसॉल्वेंट हुए या कोई भी इंसान इंसॉल्वेंट हुआ तो ऑफिशियल असाइनी जो कि कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है उसके पास क्या चली आती है? सारी की सारी प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी। तो अगर हम बात करें बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जिसके अंदर दो ही केस आते हैं, एक आता है डेथ और एक क्या आता है? इंसॉल्वेंसी। इसमें क्या हो जाते हैं? इनके राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या हो जाते हैं? असाइन हो जाते हैं, दैट इज ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन याद रखना अगर इनके असाइनमेंट में होगा तो भाई सारे राइट्स जा सकते हैं, सारे लाइबिलिटी जा सकते हैं, लेकिन कौन सा नहीं जा सकता? पर्सनल नेचर का। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है जिसका नाम है भाई एक्ट ऑफ पार्टीज। एक्ट ऑफ पार्टीज के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो भाई मैं अगर अपनी लाइबिलिटीज को असाइन करना चाहता हूं तो मैं असाइन कर सकता हूं, मेरा ऑब्लिगेशन है कुछ असाइन करना है, बाकायदा कर सकता हूं। लेकिन हाँ पर्सनल नेचर का ऑब्लिगेशन असाइन नहीं कर सकता। सर अगर पर्सनल नेचर का नहीं है तो असाइन कर सकते हो क्या? बिल्कुल बेटा असाइन कर सकता हूं, लेकिन सुनो अब हो सकता है वो ऑब्लिगेशन ऐसा हो जो पर्सनल नेचर का तो नहीं है, लेकिन सामने वाले ने बोला आप ही को करना है, पर्सनल नेचर का नहीं है, लेकिन वो बोल रहे नहीं सर मैं आपको ट्रस्ट करता हूं, आप ही को ये काम करके देना पड़ेगा, फिर क्या मैं ऐसे असाइन कर सकता हूं? नो सर। लेकिन सामने वाले ने ऐसा कुछ नहीं बोला था, ना तो ये पर्सनल नेचर का है, ना सामने वाले ने ऐसी कोई शर्त रखी, क्या मैं असाइन कर सकता हूं? यस सर। जब मैं असाइन करूंगा तो फिर मुझे असाइन करते समय ये देखना जरूरी है कि जिसको मैं असाइन कर रहा हूं क्या वो इंसान सही है या नहीं है। मतलब मैं अपने काम को ऐसे किसी अरे गहरे को नहीं दे दूंगा, मेरा जो ऑब्लिगेशन है वो मुझे किसी समझदार इंसान को जो वो इस काम को कर सकता है उसी को ही देना पड़ेगा। समझ में? चल नेक्स्ट केस है भाई कौन सा? दैट इज असाइनमेंट ऑफ व्हाट दोस्तों? राइट्स। राइट्स को अगर आपको असाइन करना है तो आप राइट्स को असाइन कर सकते हैं, लेकिन हाँ पर्सनल नेचर का राइट्स होगा तो आप उसको असाइन नहीं कर सकते। हाँ अगर पैसों का मामला है तो पैसों के मामले को आप असाइन बाकायदा कर सकते हैं। अब पैसों के मामले में असाइनमेंट कैसे होता है? जैसे एग्जांपल अगर अपन बात करें अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत अगर हम अपन बात करें फॉर एग्जांपल मुझे अगर मान लीजिए अर्चित से पैसा लेना है तो भाई मैंने इनसे क्या ले लिया? प्रॉमिसरी नोट। अब यही प्रॉमिसरी नोट अगर मान लीजिए मुझे आपको पैसा देना है, फॉर एग्जांपल आपका नाम कुशल, अब मुझे कुशल को क्या करना है बताइए? पैसा देना है, तो मैं क्या करूंगा भाई? यही प्रॉमिसरी नोट असाइन कर दूंगा। किसको असाइन कर दूंगा? कुशल को। तो भाई कुशल को असाइन करूंगा। अच्छा अब कुशल लेकर के प्रॉमिसरी नोट जाएगा अचित के पास जिसमें क्या लिखा है? आई प्रॉमिस टू पे टू मिस्टर अचिन नाहटा। तो क्या ये चलेगा क्या?
नहीं, वो बोलेगा भाई तुम तो कुशल हो, नाम तो अचिंत सर का दिया है, भाई मैं तुम्हें कैसे दे दूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, अचिंत सर ने ही तुमको दिया है, हो सकता है तुमने टेबल से उठा लिया, जमीन पे गिरा हो तुमने उठा लिया, तुमने कुछ और तरीके से उनसे ले लिया, तो भाई मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर एक कंसेप्ट है जो कि अब आप पढ़ चुके हैं तो मैं डिस्क्लोज कर सकता हूँ, जिसका नाम है एंडोर्समेंट, जिसमें आप नाम काटते हो और क्या करते हो, साइन करते हो। तो यही चीज यहाँ पे भी बोलिए कि अगर आपको किसी एक्शनेबल क्लेम को असाइन करना होगा, कैन बी असाइंड इन राइटिंग, हमेशा किसमें असाइन होगा, राइटिंग में, एंड नोटिस मस्ट बी गिवन टू दी डेटर, डेटर को आपको क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, अगर अपन बात करें कोई और केस है तो आप उस केस में असाइनमेंट कर सकते हो, जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अर्चित से 2 लाख रुपए लेने हैं और फॉर द एग्जांपल 2 लाख रुपए कुशल को देने हैं, तो मैं कुशल को बोल सकता हूँ तुम ही जाके किससे ले लेना, अर्चित से। लेकिन ये इनके पास जाते उसके पहले मैं चला गया और अर्चित के यहाँ से मैंने एक मोबाइल फोन खरीद लिया, इनकी मोबाइल फोन की शॉप है, तो मैंने एक एप्पल का आईफोन खरीद लिया वर्थ ₹1,20,000। तो अब अगर कुशल जाएंगे अर्चित से और बोलेंगे भाई 2 लाख रुपए दे, तो क्या वो 2 लाख रुपए देगा, कितने देगा वो, 80,000। क्यों 80,000? क्योंकि अगर मेरे केस में मैंने अपना ही अधिकार इनको दिया ना, मेरा अधिकार अभी इतना कितना लेने का है, 80,000, तो इनके पास भी अधिकार कितना जाएगा, 80,000। तो जो ओरिजिनल पार्टी के पास अधिकार है वही बस ट्रांसफर होगा, तो इट कैन बी असाइन सब्जेक्ट टू ऑल इक्विटीज बिटवीन दी ओरिजिनल पार्टी। ओरिजिनल पार्टी का लेन देन अगर 80,000 का है तो इनका भी लेन देन कितने का होगा, 80,000। भले ही मैंने लेने कितना बोल दिया, 2 लाख, लेकिन होगा कितने का, 80,000। बोलो, समझ में आया, पक्का, अच्छे से। चल नेक्स्ट कंसेप्ट पर जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है अबाउट द एप्रोप्रिएशन। इसके बारे में बताइए, एप्रोप्रिएशन। सो व्हाट इज दिस एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ द पेमेंट। क्या होता है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ द पेमेंट। अब एप्लीकेशन ऑफ द पेमेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर क्या है, यहां पर बेसिकली बोला जा रहा है कि भाई आप क्या करेंगे, पेमेंट को अप्लाई करेंगे। अब ध्यान से समझना, आज होता ये है दोस्तों, ये कंसेप्ट कहां पर इस्तेमाल होता है, ये वहां पर इस्तेमाल होता है जब हम बहुत सारा उधार किसी एक ही पार्टी से बार बार लगातार लेते रहते हैं। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हो जाता है होलसेलर एंड रिटेलर। जो रिटेलर है वो बार बार किसकी दुकान में जाता है, होलसेलर की दुकान में, और उससे क्या मांगता है, उधार मांगता है। तो गुड्स मांगता है और वो भी उधार पे मांगता है। और ये क्या करता है, फिर जब इसको समय मिलता है तब ये पेमेंट भिजवाता है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, कि भाई जो होलसेलर भी है वो भी ऐसे खैरात में नहीं बांट रहा है। होलसेलर बोलता है ठीक है बॉस, मैं तेरे को देने को तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ पर्टिकुलर डे का क्या दूंगा, क्रेडिट दूंगा, उसके बाद मैं क्या लगाना चालू कर दूंगा, इंटरेस्ट लगाना चालू कर दूंगा। तो भाई ऐसा है कि उसने ये बोल करके रखा है कि भाई मैं हर 15 दिन, 15 दिन, 15वें दिन के बाद से मैं क्या लगाऊंगा, ब्याज लगाऊंगा। अब हुआ ये कि मान करके चलो कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, जिसने 1/1/2024 को 1 लाख रुपए का माल खरीदा, फिर 5/1/2024 को 50,000 रुपए का माल खरीदा, 15/1/2024 को 50,000 रुपए का माल खरीदा। तो अब ऐसे केस में उसने अब 16 तारीख को क्या किया, 60,000 रुपए भिजवा दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये 60,000 रुपए को किसके साथ काटा जाए, क्योंकि हमें ब्याज का भी तो कैलकुलेशन करना है। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि ये 60,000 रुपए को किसके साथ काटा पीटी की जाए। क्या मैं 1 लाख के साथ काटूं, 10,000 के साथ काटूं, कि 50,000 के साथ काटूं? तो अब प्रॉब्लम यह कि भाई जो दुकानदार है उसके दिमाग में, जो होलसेलर है उसके दिमाग में घूम रहा ब्याज ब्याज ब्याज, और जो रिटेलर है जिसने पैसा पे किया वो चाहता ब्याज ना लगे, भाई ना लगे। अब इसने 60,000 बोल करके भेज दिया। अब दुकानदार षड्यंत्र रचता है। दुकानदार क्या बोलता है, अगर इसको मैं 1 लाख के साथ एडजस्ट करूंगा तो एक दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत होगी, 15वें दिन के बाद ब्याज आने वाला है मेरे पास। अब 15वें दिन के बाद जितनी देर ये डिले करेगा उतना मेरा ब्याज का कीमत बढ़ेगा। तो भाई अगर मैंने 60,000 को 1 लाख के साथ काटा तो लफड़ा हो जाएगा। और बल्कि मैंने इसीलिए भेजा कि भैया 15 तारीख हो गई, 16 तारीख से ब्याज लगेगा, 1 लाख के बदले भैया ब्याज 40,000 पर लगे चल जाएगा, लेकिन 1 लाख पर लगना नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने क्या भेज दिया, आपके 60,000। लेकिन दुकानदार ने उस 60,000 को काटा 50 और 10 से। मेरा मन था वो काटे किससे, 1 लाख से। तो लॉ मेकर बोलता है भाई अगर तेरा मन है ना तो तू बताना, बताता क्यों नहीं है? सर वैसे मैं कौन हूं, मैं हूं डेटर। मैं कौन हूं बेटा, डेटर। और वो कौन है, क्रेडिटर। तो यहां पर जब पेमेंट अगर डेटर करता है, पेमेंट अगर डेटर करता है तो अप्लाई भी किसके हिसाब से होगा, डेटर के हिसाब से। क्या ये बात समझ में? तो अगर पेमेंट रीपेमेंट कौन कर रहा है, डेटर, तो इसको डेटर अगर रीपे कर रहा है तो भाई उसका एप्लीकेशन भी किसके हिसाब से होगा, बताइए, डेटर के हिसाब से। इसका लैटिन मैक्सिम है क्विड क्विड सॉल्विटस सॉल्विटस सेकंडम मॉडम सॉल्वेंटस। क्या है बेटा, क्विड क्विड सॉल्विटस सॉल्विटस सेकंडम मॉडम
सॉल्वेंटस। इसका मतलब ये कि अगर पेमेंट कौन कर रहा है, डेटर, तो फिर ये करेगा, ये किसके हिसाब से चलेगा बताइए, डेटर के हिसाब से चलेगा। तो अगर डेटर ने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ये डायरेक्शन दे दिया कि पैसे को कहां लगाना है, अगर दे दिया यस, तो ये किसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द डेटर। लेकिन अब गलती ये हो गई कि भाई डेटर महोदय ने कुछ नहीं बोला, डेटर महोदय ने सिर्फ क्या किया, 60,000 रुपए देकर के छोड़ दिया। तो ऐसे केस में क्रेडिटर का फिर जो मन करे वो करेगा। भैया डेटर तुमको बोला था, तुम बताओगे तो तुम्हारे हिसाब से हो जाएगा, अब तुम मुंह नहीं खोलोगे तो हमारी क्या गलती है। फिर तो क्रेडिटर को बोले भाई क्रेडिटर तू कर ले, तेरे को जो करना है। अब क्रेडिटर अगर वो बोलता है कि भाई मैं अभी के अभी काटा पीटी करूंगा, 60,000 आया, अभी किसी अमाउंट से काटा पीटी करना चाहता हूं, तो वो कर सकता है कोई भी अमाउंट से। वो कर सकता है क्या, कोई भी अमाउंट से। तो वो ही कैन एप्रोप्रिएट विद एनी अमाउंट, किसी भी अमाउंट से वो क्या कर सकता है बताइए, काटा पीटी कर सकता है। लेकिन कोई भी डिस्प्यूटेड अमाउंट से मत करना, क्योंकि अभी वो लड़ाई झगड़े में लटका हुआ है। कोई भी इलीगल अमाउंट से मत करना, क्योंकि लॉस में आपका साथ नहीं देगा। बट हाँ, अगर टाइम बार डेट है तो उससे भी कर सकते हो। किससे कर सकते हो बताइए, टाइम बार डेट है तो उससे भी कर सकते हो। जैसे यहां पर आप देखेंगे, एक जन ने उधार लिया था, वो कितने का था, 1/12/2004 का। तो 2004 से आज 2024 हो गए, 20 साल के ऊपर हो गया भाई, इसको तो पैसा लौटा देना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसने लौटाया नहीं है। और अब तो ये हो गया कौन सा डेट, टाइम बार डेट। तो टाइम बार डेट होने के बावजूद, वैसे तो अपन आप कोर्ट की मदद से नहीं ले सकते, लेकिन आपको इसमें काटापीटी करनी है, आप बकायदा कर सकते हो। अगर मान लीजिए जो क्रेडिटर है, वो क्रेडिटर अभी पेमेंट जो है अभी से ही कट्टस पिट्टस नहीं करना चाहता, बोला भैया आखिरी में करूंगा, इतनी पार्टीज है मेरे पास, किस किस का हिसाब देखता रहूंगा, क्या क्या करता रहूंगा। तो ऐसे केस में अगर ऐसा है कि आप अभी कट्टस पिट्टस नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो आराम से बाद में। फिर आपको कट्टस पिट्टस के लिए मिलेगा मेथड फीफो। कौन सा मिलेगा, फीफो। कि भाई ठीक है, अगर आपने 60,000 दिया तो पहले 1 लाख से काटेंगे, फिर आपने अगर 40,000 दिया, फिर 1 लाख में से जो 40,000 है वो कटेगा, फिर आपने 2 लाख भेजा है तो फिर 10,000 से कटेगा, 50,000 से कटेगा, और नीचे के अमाउंट से। ऐसा ऊपर 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 से होता हुआ कटता हुआ नीचे आएगा, और फिर पूरा हिसाब किताब होगा। कौन सा, लीफो नहीं यूज कर सकता है, मतलब बेसिकली लॉ नहीं बोल दिया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो आपका जो पहले है आपको उसे पहले से ही क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। समझ में आ गया, पक्का। हाँ हाँ बिल्कुल, फिर जो भी वर्किंग्स होगी वो किसके हिसाब से होगी, फीफो के हिसाब से होगी। यस, जो अमाउंट कट गया उस पर आपको क्या नहीं मिलेगा, ब्याज नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन दूसरे वाले के ऊपर मिल जाएगा। यस, क्या ये बात समझ में आई। अगर डेटर ने कुछ बोला नहीं होगा तो, और अगर डेटर ने बोला है तो फिर, हाँ, वेरी गुड, तो फिर जैसा बोला है वैसा ही माना जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, पक्का, अच्छे से।